आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी हार्ड टॉपिक है। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई योर जनरल सेंस। जनरल सेंस आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। कोई इसका परफेक्ट वे नहीं बन सकता है, कोई इसका परफेक्ट शॉर्टकट नहीं बन सकता है। मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको छू मंतर दे दूंगा और जल्दी से क्वेश्चन आपके बन जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार 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 बार। तो एक बार स्टार्ट करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा। मतलब कुछ लोग बैठे हैं, टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो टेबल की शेप जो है वो कई तरीकों से क्वेश्चन में बना सकता है। स्क्वायर शेप दे सकता है टेबल की, रेक्टेंगुलर शेप दे सकता है टेबल की, सर्कल के बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। कोई इसके उल्टे हाथ की तरफ बैठा है, कोई इसके राइट की तरफ बैठा है, कोई इसके लेफ्ट की तरफ बैठा है, कोई लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे बैठा है, एंड सो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर में जनरली वो 8% देता है। ठीक है, जनरली वो 8% देता है। 90% क्वेश्चन से वो 8% देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल में सबसे पहले 8% आपको बिठाने हैं, मतलब 8 सीट्स आपको बनानी है, 8 लोकेशंस आपको तैयार करनी है। तो सीट्स कैसे बनाओगे कि हर एक सीट किसी ना किसी के सामने आपको मिलनी चाहिए। जैसे इस सीट के सामने कौन सी सीट आ गई, ये वाली। इस सीट के सामने कौन सी सीट आ जाएगी, ये वाली। इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं, वो रैंडमली ड्रॉ कर देते हैं 8 सीट। तो रैंडमली में दिक्कत क्या पड़ जाएगी, अगर क्वेश्चन आ गया कि ए के सामने कौन बैठा है, Who is sitting opposite to A, तो उस केस में अगर रैंडमली आपने बनाया है तो उसके सामने बैठ भी सकता है, उसके सामने नहीं भी बैठ सकता है। तो इट इज बेटर सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स तैयार कर दो। हर एक सीट ऐसे बनाओगे कि हर एक सीट किसी ना किसी के सामने आपको मिले। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहली स्टेटमेंट आ जाएगी कि ए इज सिटिंग। ठीक है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो इस टाइप की स्टेटमेंट आती है सबसे पहले, और इस टाइप की स्टेटमेंट आपको सबसे पहले प्लॉट करनी है। ठीक है, सबसे पहली वाली जो स्टेटमेंट होगी वो इसी टाइप की होगी। इस टाइप की स्टेटमेंट प्लॉट करना मैं आपको बताया तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। तो उसने आपसे बोला कि ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी के लेफ्ट में जो ए बैठा है वो सेकंड प्लेस पे बैठा है, बी के लेफ्ट में जो ए बैठा है वो सेकंड प्लेस पे बैठा है। तो बी को कहीं भी बैठा दो भाई, उससे कुछ भी 1% आसमान फर्क नहीं आएगा। बी को यहां बैठा दो, बी को यहां बैठा दो, बी को यहां बैठा दो, उसी के हिसाब से ए आपको फाइंड करना है। तो लेट सपोज बी को बैठा देते हैं यहां पे, तो बी के उल्टे हाथ की तरफ दूसरे नंबर का बंदा कौन है, भी ए है। तो बी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, ए। तो बी के लेफ्ट में फर्स्ट प्लेस ये है, देन सेकंड प्लेस ये आ चुकी है, तो ए को बैठा देंगे यहां पे। फाइन गाइस, तो कहीं भी बी को बैठा के एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करो। ठीक है, इसके बाद वो स्टेटमेंट डाल देगा, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले समझो यहाँ पे हु कौन है। हु कौन है, भी बी है। जो हु से जस्ट पहले दिया होगा वो मानना है आपको हु, तो हु कौन बन जाएगा, बी है। तो इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ोगे जो दूसरे वाला सेक्शन है, तो बी जो है वो सी के राइट में है, यानी कि बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में जो बी है वो थर्ड प्लेस पर है। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बी के राइट में थर्ड प्लेस पे कौन है, बी है। तो बी सी के राइट में थर्ड प्लेस पे बी है, तो बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे सी मिला या नहीं मिला, ये चीज समझ में आई या नहीं है। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट चीज है। सी के अगर राइट में बी है, तो एक चीज आप मेरे को बताओ, सी के राइट में बी है तो बी के लेफ्ट में सी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सी के राइट में अगर बी थर्ड प्लेस पर है तो बी के लेफ्ट में सी भी थर्ड प्लेस पर मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को बी पता है कहां पर है। मेरे को सी रैंडमली आप कहीं भी नहीं डाल सकते हो भैया। सी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन बी। बी को प्लॉट कर दिया है तो बी की हेल्प से आपको सी निकालना है। तो बी के राइट में बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे कौन डालना है, सी। तो बी का लेफ्ट ये है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, सी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। तो पहली स्टेटमेंट से इस टाइप की स्टेटमेंट आएगी, ए भी ढूंढना है, सी भी ढूंढना है और बी भी आपको ढूंढना है। दैट्स ऑल। तो चीज समझ में आई या नहीं है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट का मैंने एक तरीका आपको बताया है, कि एक थॉट प्रोसेस आपको बताया है। थॉट प्रोसेस आपका अलग भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लो आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा गया है ये, ठीक है, इसको पढ़ो एक बार, खुद से ट्राई करो। ठीक है, हर एक बच्चा इसको खुद से ट्राई करेगा, खुद से ट्राई करे बिना मेरा वीडियो चेक मत करना। खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। तो यहां पे उसने बोला कि एक सर्कल में 8 एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं। 8 बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको 8 सीट बनानी है। यहाँ पे आ गए 2, यहाँ पे आ गए 2, यहाँ पे आ गए 2, और यहाँ पे आ गए 2, और लास्ट पे आ गए यहाँ पे 2।
अब उसने बोला जे के भी दिस एंड उनके नाम है, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। भाई जे जो है पी के सेकंड बैठा है राइट में, यानी कि पी को सबसे पहले बिठा देंगे ना भाई, पी को कहीं भी बिठा दो तो लेट्स सपोज पी को अगर मैं यहां पे बिठाता हूं तो पी के राइट में सेकंड पर्सन कौन है, जे है, तो पी के राइट में सेकंड पर्सन जे में इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो यहां पे हु कौन बन गया, हु कौन बन गया, पी बन गया। तो पी जो है वो के राइट में थर्ड पर्सन है, पी जो है वो के राइट में थर्ड पर्सन है, तो पी के लेफ्ट में थर्ड पर्सन के मिला या नहीं मिला। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा मतलब नासा साइंस में नहीं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पी जो है वो के राइट में थर्ड पर्सन है, तो के पी के लेफ्ट में थर्ड पर्सन के मिला या नहीं मिला। तो इस तरीके से सोच लो, ठीक है। अगर मेरा समझाना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो के राइट में थर्ड पर्सन पी था, तो पी के लेफ्ट में थर्ड पर्सन के हुआ या नहीं हुआ। मैंने ऐसा क्यों करा है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पी की लोकेशन पता है ना भाई, आपको पी की लोकेशन पता है, तो पी की लोकेशन की हेल्प से मैं के की लोकेशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पी के लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड पर्सन के आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट केस स्टेटमेंट क्या दी है, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे। तो पी और जे के बीच में कौन बैठा है, पी और जे के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है, बिकॉज वो कौन है, वो ओट है। तो पी और जे के बीच में आ गया ओ। अब ओ के लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है, ओ के लेफ्ट में 1 2 सेकंड पर्सन कौन आ गया, एम इज द राइट आंसर। फाइन। अब ये वाली एक स्टेटमेंट नहीं है जो मैंने पहले आपको नहीं कराई है, एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन। तो नेबर का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी। तो नेबर के हमेशा केसेस आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। नेबर के हमेशा केसेस आपको 2 बनाने हैं। उल्टे हाथ की तरफ वाला बंदा, सबसे पहला बंदा, वो भी नेबर कहलाएगा। सीधे हाथ की तरफ सबसे पहला बंदा, वो भी नेबर कहलाएगा। यानी कि एल इज नॉट अ नेबर ऑफ के और एन, ठीक है। उसने ये बोला है कि एल जो है वो के का भी पड़ोसी नहीं है और एन का भी पड़ोसी नहीं है। यानी कि एल और के आसपास नहीं आ सकते हैं और एल और एन भी आसपास नहीं आ सकते हैं। के और एन आसपास आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एल और के आसपास नहीं आ सकते हैं। फाइन। तो अब मैं अगर पोजीशन आपसे पूछता हूं कि एल कहां पे नहीं आ सकता है, भाई के आसपास नहीं आ सकता है, के का पड़ोसी नहीं है, तो एल यहां पे भी नहीं डलेगा और एल जो है वो आप यहां पे भी नहीं डाल सकते हो। तो एल यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां के है, यहां एम है, यहां पी है, ओ है, जे है, तो एल के लिए एक ही प्लेस बची, एल आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट भाई देखो, एल इज ऑल्सो नॉट अ नेबर ऑफ एन, यानी कि एल और एन भी पड़ोसी नहीं है, तो एन के लिए 2 प्लेस बची या नहीं बची, मतलब के या तो वो राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा, या तो एन यहां पे आएगा या फिर एन यहां पे आएगा। अब अपने आप से पूछो क्या एन में यहां पे डाल सकता हूं, एन में यहां पे नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज एन और एल आपस में एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो एन यहां पे नहीं आ सकता, तो एन बच गया यहां पे। 8 के 8 बंदों में से कौन बचा, क्यू बचा, तो क्यू की प्लेस यही बचेगी। तो ये एक मैंने सारे बंदे निकाल दिए, ठीक है। सारे बंदे कहां पे बैठा है वो मेरे को पता चल गया। तो अब मैं कैसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। तो जनरली इस पे 5 क्वेश्चन का सेट आता है, 5 क्वेश्चन का सेट आता है। लगता है सर टाइम लग जाएगा, बट जो टाइम लगेगा वो इनिशियली लगेगा, मतलब ये चार्ट तैयार करने में टाइम लग सकता है, मैं ये जो है मानता हूं, बट क्वेश्चंस फाइंड करने में टाइम नहीं लगेगा, 1% का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो एल में यहां पर है, ठीक है। एल के राइट में कौन है, क्यू है। एल के राइट में क्यू है, एल के लेफ्ट में कौन है, जे है। अगर ये राइट और लेफ्ट पहचानने में दिक्कत आती है तो एल का फेस और अपना फेस एक तरफ कर लो, पेज को घुमा के। जिस भी पेज पे आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको टर्न करके एल का फेस और अपना फेस एक तरफ कर लो। जिस तरफ एल देख रहा है उसी तरफ आपको देखना है, तो आपका उल्टा हाथ एल का उल्टा हाथ, एल का राइट आपका राइट, दैट्स ऑल। एल का लेफ्ट आपका लेफ्ट, एल का राइट आपका राइट। फाइन गाइस, ठीक है। तो एल के राइट में तो क्यू है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला, तो आंसर क्या बन गया, जे इज द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के कौन है, तो यहां पे के की तरफ जब देखोगे आप, ठीक है, पेज को घुमा के, तो के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, एम। इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, क्यू, तो यहां पे डालना पड़ेगा क्यू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन। इस 5 ऑप्शंस में से, सॉरी 4 ऑप्शंस में से एन मेरे को कौन सा ऑप्शन यूज करने के बाद मिल जाता है। ये वो आपसे क्या जानना चाहता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूज करने के बाद एल आपको मिल जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो राइट ये है, के का राइट ये है, तो के राइट में सेकंड पर्सन कौन है, भी एम है, मेरे को क्या चाहिए, एन चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के कौन है, क्यू है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, भाई मेरे को एन चाहिए ना, उसने एन मांगा है ऑप्शन, एन मांगा है, क्यू नहीं मांगा है, एम नहीं मांगा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम।
एन के इमीडिएट राइट में कौन है भी पी हुआ या नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन चेक करो, टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, टू द इमीडिएट राइट ऑफ के आपका ऑप्शन सही है। इमीडिएट राइट ऑफ के कौन है, वो एन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपसे सही बोलता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following group of person have the first person sitting between other, किस ऑप्शन में पहला बंदा जो है वो बाकी दोनों के बीच में बैठा है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या पूछा या उसने आपसे क्या पूछा कि किस ऑप्शन में पहला बंदा जो है वो बाकी दोनों के बीच में बैठा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, पीजेओ, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, पी है। फर्स्ट पर्सन कौन है, पी है। क्या पी जो है जे और ओ के बीच में बैठा है, पी जो है एम और ओ के बीच में बैठा है, जे और ओ के बीच में नहीं बैठा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है ओ पी जे, ओ जो है फर्स्ट पर्सन है, क्या ओ जो है पी और जे के बीच में बैठा है, पी और जे के बीच में ओ बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो फंडा इसकी है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का फंडा क्या है, बेसिकली यू नीड टू कंप्लीट द चार्ट। एक कंप्लीट एक आपको चार्ट तैयार करना है, एक आपको चार्ट तैयार करना है, ठीक है। फिर उस चार्ट के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। 5 क्वेश्चंस निकालने में टाइम नहीं लगेगा, हाँ मैं मानता हूं चार्ट तैयार करने में टाइम लगेगा, बट इट इज वर्थ, क्योंकि 5 क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करना है एक बार, फिर उसके बाद इसको प्ले करना, ठीक है। इन अ क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट्स, दिस एंड दिस, दे सिट ऑन द 3 बेंचेस, यानी कि 3 बेंचेस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 बेंचेस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ऑन द ईच बेंच, यानी कि हर एक बेंच पे कम से कम 2 बच्चे आपको चाहिए, हर एक बेंच पे कम से कम 2 बच्चे आपको चाहिए। तो कम से कम 2 बच्चे चाहिए होने का मतलब क्या हो गया कि पहले बेंच पे कम से कम 2, दूसरे बेंच पे कम से कम 2, तीसरे बेंच पे कम से कम 2, तो कम से कम के केस में 6 बच्चे तो निपट गए भाई। टोटल 7 थे, तो 7 में से 6 बच्चे तो कम से कम 2 हर एक बेंच पे चाहिए ना, तो एक बच्चा एक्स्ट्रा बचा, तो एक बेंच पे 3 बच्चे रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक बेंच ऐसा होगा जिसपे 3 बच्चे, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं, और हर एक बेंच पे कम से कम एक लड़की चाहिए। लड़के के बारे में जानकारी आपको नहीं दी अभी, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, लड़की तो चाहिए, लड़का मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा वो तैयार कर लेते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। तो प्लस आपको मेल के लिए यूज करना है और माइनस आपको फीमेल के लिए यूज करना है। फाइन, प्लस आपको मेल के लिए यूज करना है, देन माइनस आपको फीमेल के लिए यूज करना है। तो सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट, तो सी का मेरे को जेंडर क्या मिल गया अभी, गर्ल, तो सी का जेंडर मिल गया गर्ल, तो उसके ऊपर मैं माइनस का साइन लगा सकता हूं। सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विद ए, ई एंड डी। सी जो एक लड़की है वो ना तो ए के साथ बैठी है, ना ही ई के साथ बैठी है, और ना ही डी के साथ बैठी है। फाइन, ठीक है। तो सी कौन से बेंच पे बैठी है अभी तक मेरे को नहीं पता है, बट उसने जानकारी बहुत दी है, सी ए और ई और डी के साथ नहीं बैठी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफ द बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली बी। एफ जो एक लड़का है, ठीक है, एफ जो एक लड़का है वो खाली बी के साथ बैठा है। खाली बी के साथ कैसे पहचाना, बिकॉज उसने क्या बोला, एफ द बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली बी, तो जिस भी बेंच पे एफ और बी बैठे हैं, जिस भी बेंच पे एफ और बी बैठे हैं, उस बेंच पे खाली एफ और बी ही बैठे हैं, एफ और बी के अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठा है, बिकॉज एफ जो है वो खाली बी के साथ बैठा है। तो अगर किसी भी बेंच पे ये दोनों ही बैठे हैं, एफ मेल है, तो बी शुड बी द फीमेल, बिकॉज दिया क्या था, एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, हर एक बेंच पे कम से कम एक लड़की आपको चाहिए। तो एफ का जेंडर मिल गया मेल और बी का जेंडर आपको मिल गया देन फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए सिट्स ऑन द बेंच 1 विद हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ए जो है बेंच 1 पे बैठा है अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। तो बैठा है का मतलब क्या हो गया, उसने हिज बोला है ना, तो हिज का मतलब क्या हो गया, बैठा है। तो ए सिट्स ऑन द बेंच 1, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए का जेंडर क्या मिल गया आपको, मेल, बिकॉज़ उसने हिज बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जी सिट्स ऑन द बेंच 3rd, जी सिट्स ऑन द बेंच 3rd, बैठा है या बैठी है, जी के बारे में मेरे को 1% आइडिया नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है वो सी का भाई है, ई जो है वो सी का भाई है, तो ई भाई का मतलब क्या होगा, जेंडर क्या मिल गया आपको। तो इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ऐसे बंदे से क्वेश्चन स्टार्ट करना है में मेरे को डाउट नहीं है, जिसके बारे में मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं कि वो बंदा इसी बेंच पे बैठ सकता है, इस बेंच के अलावा किसी दूसरे बेंच पे नहीं बैठ सकता है। तो ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा पेयर आपको मिल जाएगा एफ और बी। एफ और बी के बारे में उसने क्या कहा था कि एफ और बी जिस भी बेंच पे बैठा है, ठीक है, एफ और बी का पेयर जिस भी बेंच पे बैठे हैं, उस बेंच पे खाली एफ और बी ही बैठे हैं, एफ और बी के अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठा है, बिकॉज उसने लाइन क्या दी थी,
एफ द बॉय स्टूडेंट सिट्स विद ओनली बी, एफ जो है वो खाली बी के साथ बैठा है, किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं बैठा है। तो एफ और बी का जो पेयर है वो फर्स्ट बेंच पे तो नहीं आ सकता है, बिकॉज फर्स्ट बेंच पे कौन है, ए है। थर्ड पे भी नहीं आ सकता है, बिकॉज थर्ड बेंच पे कौन बैठा है, जी बैठा है। तो एफ और बी का पेयर आ जाएगा सेकंड बेंच पे। एफ मेल है, बी फीमेल है, ये बेंच हो चुका है बंद, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। फाइन गाइस, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई अच्छे से कि किस तरीके से यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक सी के लिए उसने काफी जानकारी दी थी कि सी इज अ फीमेल एंड डज नॉट सिट विद ए, ई एंड डी। जो सी है वो ना तो ए के साथ बैठी है, ना ही ई के साथ बैठी है, और ना ही डी के साथ बैठी है। क्या सी जो है फर्स्ट बेंच पे आ सकती है? नहीं आ सकती है, बिकॉज फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है, ए बैठा है। जेंडर क्या पता है इसका, मेल है। फर्स्ट बेंच पे ए बैठा है, तो ए के साथ तो सी ट्रेवलिंग मतलब बैठी ही नहीं है ना, ए के साथ तो सी बैठी ही नहीं है। तो क्या मैं सी को फर्स्ट बेंच पे तो नहीं बैठा सकता हूं? क्या मैं सी को सेकंड बेंच पे बैठा सकता हूं? मैं सी को सेकंड बेंच पे भी नहीं बैठा सकता हूं, बिकॉज सेकंड बेंच पे तो खाली एफ और बी ही बैठे हैं, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठ सकता है। तो सी के लिए खाली एक ही ऑप्शन बचा है कि सी जो है बेंच थर्ड पे बैठी है, तो सी का जेंडर फीमेल है, तो जी का जेंडर क्या मिल जाएगा? सबका आंसर आया मेल। सब मेल मिल जाएगा, बट मेल भी गलत है। मेल कैसे मिल जाएगा? उसने कंडीशन क्या दी थी? उसने कंडीशन क्या दी थी कि कम से कम एक लड़की चाहिए भाई, कम से कम एक लड़की तो आपको मिल चुकी है ना, तो जी मेल भी हो सकता है और जी फीमेल भी हो सकता है। अगर वो मेरे से बोलता कि हर एक बेंच पे दोनों सेक्सेस के लोग चाहिए, मतलब कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल चाहिए, तब तो जी का जेंडर मैं श्योरिटी से बोल सकता था मेल बन जाएगा। बट यहां पे मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज उसने जस्ट क्या दिया है कि कम से कम एक लड़की आपको चाहिए, तो थर्ड बेंच पे कम से कम एक लड़की है, दैट इज सी। तो जी मेल भी हो सकता है और जी बन सकती है फीमेल, ठीक है। इसके बाद ई और डी बचे, तो ई और डी में अगर दोनों की बात करता हूं तो ई और डी बेंच थर्ड पे भी नहीं आ सकते हैं, बिकॉज बेंच थर्ड पे कौन बैठी है, सी बैठी है। सी के साथ ई और डी में से कोई भी ट्रेवल नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी साथ में नहीं बैठा है। क्या मैं ई और डी को बेंच सेकंड पे बैठा पाऊंगा? नहीं बैठा पाऊंगा, बिकॉज बेंच सेकंड पे तो खाली एफ और बी ही बैठे हैं, उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं बैठा है। तो ई और डी दोनों के दोनों कहां पे आ जाएंगे? बेंच फर्स्ट पे। ये आ गया ई और यहां पे आ गया डी। अब एक बार देखते हैं कि जेंडर किस किस का बचा है। ई का पता था कुछ, ई का पता है मेल है, ई का जेंडर पता था आपको मेल है, तो ई का मेल है। उसने बोला आपसे कि हर एक बेंच पे कम से कम एक लड़की आपको चाहिए, तो यहां पे ए का तो जेंडर मेल है, ई का भी जेंडर मेल है, तो कम से कम एक लड़की बनाने के लिए डी को क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल इज द राइट आंसर। तो ये एक कंप्लीट चार्ट बन चुका है। जी के जेंडर के बारे में डाउट रहेगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जेंडर ऑफ जी क्या है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, भी आप इसको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आउट ऑफ दी 7 स्टूडेंट? इन 7 बच्चों में से कितनी गर्ल्स है? तो एक तो डी गर्ल है, एक बी गर्ल है, एक सी गर्ल है, मतलब 3 तो पक्की है, और जी जो है वो गर्ल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जी जो है गर्ल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 3 और 4 इज द राइट आंसर। डेटा इनएडिक्वेट नहीं लगाना है, बिकॉज डेटा इनएडिक्वेट से अच्छा आंसर ऑप्शन बी है। भाई आपको ऑप्शन 3 और 4 और भी तो डाउट है, आपको जो है 3 लड़कियां और 4 लड़कियों में तो डाउट है। डेटा इनएडिक्वेट कब आता है? जब यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन नहीं दिया होता। बहुत ध्यान से भी ऑप्शंस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने। 6 देखते हैं, Which of the following is the group of girls? इस ऑप्शंस में से ग्रुप ऑफ गर्ल्स कौन कौन सी है? बी सी डी इज द राइट आंसर, तो बी सी डी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी के साथ कौन बैठा है? जी बैठा है, जी बैठा है या बैठी है। एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑन विच बेंच देयर आर 3 स्टूडेंट? बेंच 1 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक चार्ट तैयार कर रहे हैं, उस चार्ट के बेस पे आंसर्स निकाल रहे हैं, 5 नंबर ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, दैट्स ऑल। भाई ये फंडा समझ में आया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हार्ड क्वेश्चंस मतलब इजी क्वेश्चंस बनेंगे, तो इजी सिटिंग अरेंजमेंट बनी नहीं है, जो है बनी नहीं सकता है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन सकता है, इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं बन सकता है सॉल्व करने का। तो आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं या कैसे कैसे जो मेरे को लगता है आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रो। एक रो है, ठीक है। अभी तक हमने क्लोज फिगर वाले क्वेश्चंस करे थे, यानी कि सर्कुलर जो बंद फिगर है, यहाँ पे रो दी गई है, ठीक है। कितने सीट्स हैं? सीट्स है 6, तो 2 तो आ चुकी हैं, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो रोज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसको बिठाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वो वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है जिस स्टेटमेंट में एंड्स के बारे में बात चल रही है।
यानी कि रोज के जो कोने होते हैं, कोनों के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो उसको सबसे पहले आपको प्लॉट करना है। उसने क्या बोल दिया, ए एंड पी आर एट द एंड्स, यानी कि ए और पी जो है वो किसी एक कोने पर है, ए किसी कोने पर है तो पी जो है वो दूसरे कोने पर मिलेगा। अभी तक मेरे को ये नहीं पता है कि ए कौन से कोने पर है, ए कौन से एंड पर है, तो दोनों ही ऑप्शन आपको मान के चलने पड़ेंगे। ए यहां पे होगा तो पी यहां पे आ जाएगा, ए यहां पे होगा तो पी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसमें ए और पी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। तो ये वाली स्टेटमेंट मिल चुकी है, आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि जो आर है वो ए के लेफ्ट में बैठा है, जो आर है वो ए के लेफ्ट में बैठा है। तो अब अपने आप से पूछो कि कौन सा ए बन सकता है। भाई अगर मैं ये वाला ए लेता हूं तो इस वाले ए के उल्टे हाथ की तरफ कोई सीटी नहीं है, तो ए यहां पे तो नहीं आ सकता। भाई यहां पे कौन सा बंदा आ गया, पी, और पी यहां पर है तो यहां पे कौन बन जाएगा, ए। तो ए के उल्टे हाथ की तरफ कौन मिल गया आपको, आर आ गया यहां पे, ठीक है। इसने इसके बाद बोला एस एंड जेड आर इन द सेंटर, ठीक है। एस एंड जेड जो है वो सेंटर है, सेंटर में बैठे हैं, तो एस यहां पे होगा तो जेड यहां पे होगा, जेड यहां पे बैठेगा तो एस बैठ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो सबकी पोजीशन मिल चुकी है, एक्स की नहीं मिली है। तो हुज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट पे कौन मिल गया, एस, एक्स इज द राइट आंसर। तो ये सिंगल लाइन के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एक नंबर का। सिटिंग अरेंजमेंट के मतलब हर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हार्ड से हार्ड भी बन सकते हैं, इजी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी गाइस। मैं हर एक स्लाइड में यही कह रहा हूं आपसे, हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एंड में यही कहता हूं, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आल्सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रो, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है वो रो का है। In an exhibition, 7 cars of the different companies, this and this and this, are standing facing to east. तो कभी भी अगर वो ईस्ट बोले या नॉर्थ बोले या वेस्ट बोले या साउथ बोले, तो हमेशा आपको लाइन इसी तरीके से बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इसको मान लेते हैं ईस्ट में। ये वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट है, ठीक है, फाइन। तो 7 कार 7, अब सबसे पहले आपको सीट तैयार करनी है। तो दो तो आ चुकी है, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आपको मैंने जैसे बताया था कि रोज वाले क्वेश्चन में आपको वो वाली स्टेटमेंट सबसे पहले ढूंढनी है जिसमें एंड्स के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो एंड्स के बारे में उसने जानकारी दे दी यहां पे, यानी कि फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड, यानी कि फिएट जो है वो एम्बेसडर के लेफ्ट में थर्ड नंबर की कार है, वो किसी एक कोने पर है। तो कौन सी कार कोने पर है, फिएट किसी एक कोने पर है, एम्बेसडर नहीं है। तो फिएट या तो आ सकती है यहां पे या फिर फिएट आ सकती है। तो फिएट आपको यहां पे भी मानना पड़ेगा, फिएट आपको यहां पे भी मानना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी तक मैं श्योर नहीं हूं। बट उसने एक लाइन कही है कि एम्बेसडर के लेफ्ट में फिएट है, एम्बेसडर के लेफ्ट में फिएट है। अब ये वाली अगर फिएट देखते हो तो ये वाली फिएट सारी गाड़ियों के राइट में है, लेफ्ट में एक भी कार के नहीं है। तो ये वाली फिएट पॉसिबल नहीं है। तो फिएट कौन सी मिल गई आपको यहां पे। अब एम्बेसडर के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे फिएट है, तो दोनों के बीच में गैप कितने का बन गया, 2 का बना, नहीं बना। तो यहां पे दो कार छोड़ के यहां पे कौन सी कार बन जाएगी, एम्बेसडर, ठीक है, फाइन। इसके बाद आपको वो वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसमें फिएट या फिर एम्बेसडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी है। तो ऐसी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी ये वाली, जो दूसरी वाली है, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट। फार्गो जो है वो फिएट के राइट में 4th नंबर की कार है। जब फिएट आपने फिक्स कर दी है तो फार्गो भी आप इजीली फिक्स कर सकते हो। तो फार्गो राइट में 4th है, 1, 2, 3, 4, तो फार्गो आ जाएगी, फार्गो आ गई। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट पिक कर दो, कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो। फार्गो के राइट में सबसे पहले नंबर की कार कौन सी है, कैडिलैक, तो कैडिलैक आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद उसने क्या बोला कि मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। उसने कहा है कि जो मारुति कार है वो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में बैठी है। तो एम्बेसडर तो पता है यहां पर है, क्या मैं बेडफोर्ड को यहां पे रख सकता हूं, यहां पे रख सकता हूं, यहां पे नहीं रख सकता हूं, बिकॉज बेडफोर्ड को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो मारुति कार के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। क्या मैं बेडफोर्ड को यहां पे रख सकता हूं, यहां पे भी नहीं रख सकता हूं, बिकॉज बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में कम से कम एक प्लेस ऐसी चाहिए जहां पे मारुति कार आ सके। तो बेडफोर्ड कहां पे आ गई, बेडफोर्ड आ जाएगी यहां पे। बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में कौन सी आ गई, मारुति कार आ जाएगी। सारी कार्स मिल चुकी है, कौन सी बची है, मर्सिडीज, तो मर्सिडीज आ गई, ठीक है। विच ऑफ द कार आर ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द कैडिलैक कार। कैडिलैक के दोनों तरफ कौन कौन सी कारें हैं, एक होगी फार्गो, एक होगी मर्सिडीज। फार्गो एंड मर्सिडीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्वेश्चंस तो आई एम श्योर आप निकाल ही लोगे भी, कैसा भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसका आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये मैंने कैसे ड्रॉ करा है। तो मेरे से जो आपको सीखना है ना इस चैप्टर में, मेरा थॉट प्रोसेस सीखना है कि मैं कैसे, मतलब कौन सी स्टेटमेंट उठाता हूं, मतलब मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, वो चीज आपको सीखनी है, दैट्स ऑल। कोई मेरा मतलब फिक्स तरीका नहीं है, हर एक क्वेश्चन में मैं अलग चीज अप्लाई कर रहा हूं, बट ये एक जो अप्लाई कर सकते हो ना आप, जो सेम चीज बना सकते हो, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस आप हर एक क्वेश्चन में बराबर रख सकते हो, सेम रख सकते हो। तो मेरा जो लेना है इस क्वेश्चन में, आपको थॉट प्रोसेस लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ठीक है। एक स्क्वायर टेबल है, यानी कि सर्कल नहीं है, इस पर स्क्वायर टेबल है। स्क्वायर टेबल बना दी इस तरीके से, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ईच ऑफ द 4 साइड्स, ठीक है, मिडल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड्स। तो यहां पे 4 बंदे तो ऐसे बैठे हैं, while 4 sit at the 4 corners of the square, तो 4 बैठे हैं कॉर्नर में, यहां पे 4 बैठे हैं इस तरीके से। The one who sits at the 4 corners faces the center, ठीक है। तो ये वाला वो वाला क्वेश्चन है जिसमें कुछ बंदे बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं और कुछ बंदे अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं। मतलब आई डोंट नो भी वो ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में दिया तो मानना पड़ेगा। द वंस हू सिट एट द 4 कॉर्नर, जो कॉर्नर में बैठे हैं उनका फेस अंदर की तरफ है, यानी कि इनका फेस अंदर की तरफ है, और जो मिडल में बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ है, इनका फेस बाहर की तरफ है। तो बाहर और अंदर में क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट और लेफ्ट का फर्क पड़ जाएगा। मतलब अगर अंदर की तरफ आप देखते हो तो राइट कुछ बनेगा, बाहर की तरफ आप देखते हो तो राइट कुछ बनेगा, राइट उसका अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, A who faces the center, अप्रोच यहां से सीखना, मैंने मतलब किस तरह से थॉट प्रोसेस रखा है। A who faces the center, यानी कि A ने सेंटर फेस कर रखा है, तो सेंटर फेसिंग 4 सीट्स हैं, तो A को कहीं भी बिठा दो। लेट्स सपोज A बैठा है यहाँ पे, ठीक है। A who faces the center sits third to the right of F. A जिसने सेंटर की तरफ फेस कर रखा था, वो F के राइट में थर्ड पर्सन है। अगर F के राइट में, भी बहुत ध्यान से सुनना, F के राइट में थर्ड पर्सन A है, तो बीच में गैप बनेगा 2 का, बीच में गैप बनेगा ना 2 का। मैं यहाँ पे वो अप्रोच नहीं लगा सकता हूं कि अगर F के राइट में A है तो A के लेफ्ट में F मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ बंदे अंदर है कुछ बंदे बाहर है, ठीक है। तो अब यहां से देखते हैं कि किस तरीके से हमको F निकालना है। तो F जो है, ठीक है, A जो है वो F के राइट में थर्ड पर्सन है, तो दोनों के बीच में गैप मिल जाएगा 2 का। तो एक बारी आपको ऐसे 2 का गैप छोड़ के चेक करना है, एक बारी आपको ऐसे 2 का गैप छोड़ के चेक करना है। तो ऐसे 2 का गैप छोड़ के चेक करोगे, अगर मैं F को यहां पे बिठाता हूं तो F के उल्टे हाथ की तरफ A थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग, ये वाला F नहीं है। ऐसे छोड़ के चेक करोगे 2 बंदे, 2 सीट, 1 2 यहां पे बिठाओगे F को, तो F के राइट में थर्ड पर्सन A आ चुका है, तो यहां पे आ गया F। नेक्स्ट कंडीशन, E who faces the center is not an immediate neighbor of F, यानी कि E जिसने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है वो F का पड़ोसी नहीं है। तो F का पड़ोसी मतलब E यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, और E जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, तो E आ गया यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट, C is not an immediate neighbor of A, C जो है वो A का पड़ोसी नहीं है, मतलब C यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा और C जो है वो यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा। मतलब पोजीशन किस की फिक्स हुई है, A की फिक्स हो गई, E की फिक्स हो गई, F की फिक्स हो गई, यानी कि C is not an immediate neighbor of A, तो A के आसपास C नहीं आ सकता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन F एंड G, F और G के बीच में खाली एक बंदा बैठा है, तो F और G को अभी इसको बिठा देते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक है। D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B हु फेसेस द सेंटर। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट लिंक। D ने जिसने D जो है वो B के राइट में सेकंड पर्सन है, जो D है वो B के राइट में सेकंड पर्सन है, और B ने सेंटर की तरफ फेस कर रखा है। तो सेंटर की तरफ फेसिंग मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, एक बचा है B यहां पे और एक बचा है B यहां पे। अगर मैं B को यहां पे रखता हूं, क्या सेकंड टू द राइट में D मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? भाई मैंने क्या करा, मैंने B को यहां पे रखा। अब चेक करो कि B के सीधे हाथ की तरफ D बन सकता है या नहीं बन सकता है। B के सीधे हाथ की तरफ D जो है वो आ सकता है, तो आ सकता है, तो ये वाला B हो गया और ये वाला D हो गया। अब मेरे को क्या क्या निकालना है, उसने एक और कंडीशन दी थी कि C जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है A का, मतलब C यहां पे भी नहीं मिल पाएगा और C जो है वो यहां पे भी नहीं मिल पाएगा। तो C कहां पे आ गया, अभी एक ही प्लेस बची है C के लिए, C आ जाएगा यहाँ पे, C यहां पे फिक्स हो गया। अब उसने बोला कि F और G के बीच में एक बंदा बैठा है, बोला था F और G के बीच में एक बंदा बैठा है, तो F यहां पर है, तो एक बंदा छोड़ के ऐसे देखोगे, अगर मैं एक पर्सन छोड़ के ऐसे चेक कर दूं तो यहां पे तो C है, एक पर्सन छोड़ के ऐसे चेक करोगे तो यहां पे कौन मिल जाएगा, चीज रहेगा। फाइन, तो सारे जो है बैठ चुके हैं।
कौन नहीं बैठा है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच नहीं बैठा तो एच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो, ठीक है। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी के लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है? तो बी ने अगर अंदर की तरफ फेस कर रखा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रॉब्लम आती है तो जिस तरफ जो बंदा फेस कर रहा है उसी तरफ आपको फेस करना है। तो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट बन जाएगा। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के उल्टे हाथ की तरफ दूसरे नंबर का बंदा कौन है? बी ए है, तो यहां पे ऑप्शन क्या बन गया? बी ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, यानी कि एफ के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है? तो एफ के लेफ्ट में थर्ड पर्सन ई हुआ या नहीं हुआ? एफ अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो एफ का लेफ्ट हुआ ना, ये वाला। तो एफ के लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है? ई। तो थर्ड टू द लेफ्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भाई 13 चेक करते हैं। हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में फोर्थ पर्सन कौन है? तो जी ने अगर बाहर की तरफ फेस कर रखा है तो उसका राइट ये वाला बन जाएगा। तो जी के राइट में 1 2 3 4 सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फाइन गाइस, तो ये था जो मैंने लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस कराए थे। अब एक बार स्टार्ट करते हैं लेवल 3 के क्वेश्चंस। मतलब लेवल 3 के जो क्वेश्चंस है दोस आर द रियली हार्ड क्वेश्चंस। बट अगला क्वेश्चन एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना। नाउ दिस इज अ रियल क्वेश्चन। ये काफी हार्ड क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, नॉट काफी बट स्टिल बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट आता है। जब मैं क्लास में इसको कराता हूं तो बच्चे इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाते हैं। मतलब किस तरीके से सोचना है सर क्वेश्चन में वही समझ में नहीं आता है, कहां से स्टार्ट करें, कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, कुछ भी एकदम ब्लैंक आउट। बट इस क्वेश्चन पे अगर इतने लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो वो करीब करीब एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन देगा। एंड 6 से 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं गाइस, रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन इकट्ठे आना। भाई इसमें क्या करना है आपको? इसमें जस्ट आपको एक चार्ट बनाना है। एक चार्ट बनाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन के आंसर निकालने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो सारा जो आपको कंसंट्रेशन करना है, करना है वो चार्ट बनाने में आपको करना है। एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने बोला कि 8 बंदे हैं, ठीक है। देयर आर 8 पीपल A to H are sitting in a circle facing the center। मतलब सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है और सबने रिक्रूटमेंट एग्जाम पास करा है और सबकी ज्वाइनिंग अलग अलग महीनों में है। मतलब किसी की जनवरी में है, किसी की फरवरी में है, देन किसी की मार्च में है, देन अप्रैल में है। तो मतलब ये नहीं बोला है कि एक ही ज्वाइनिंग जनवरी में है, वो आपको निकालना है कि ये कौन से महीने में ज्वाइन करा है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो सबसे पहले तो मैं एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूं, इन वाले क्वेश्चंस में 2 अलग अलग सर्कल्स आपको नहीं बनाने हैं कि एक सर्कल में बंदे बनाओगे फिर दूसरे सर्कल में जो है महीने बनाओगे। एक ही सर्कल में महीने भी चलाने हैं, एक ही सर्कल में बंदों के नाम भी चलाने हैं। मतलब सिंगल सर्कल में ही सब कुछ डालना है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बनानी है 8 सीट्स। तो 8 सीट्स मैंने जो है तैयार कर ली, 8 सीट्स तैयार कर ली, तो ये आ गई 8 सीट्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट से आपको स्टार्ट करना है। इन टाइप के क्वेश्चंस में नेवर जंप द स्टेटमेंट, कभी भी स्टेटमेंट आपको जंप नहीं करनी है। जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट दी गई है उसी ऑर्डर में 1 बाय 1 इसको प्लॉट करते जाना है। हाँ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट कंबाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु जॉइन्स इन मई, यानी कि जी जो है उसके सीधे हाथ की तरफ तीसरे नंबर का बंदा है जिसने मई में ज्वाइन करा है। तो मई को बिठा लेते हैं सबसे पहले, मई को बिठा लिया। अब उसके राइट में थर्ड पर्सन कौन आ गया? जी, तो जी आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो जो फिक्स होता जाएगा उसको सर्कल के अंदर डालते चले जाओ। मई मिल चुका है, जी मिल चुका है, ठीक है। हर एक सीट पे 2 चीजें आपको डालनी है, एक मंथ नेम और एक जो है पीपल नेम, ठीक है। यानी कि पर्सन का नाम क्या है और जो है कौन से महीने में उसने ज्वाइन करा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The person who joins in August sits second to the right of G, यानी कि G के सीधे हाथ की तरफ दूसरे नंबर का बंदा कौन है जिसने अगस्त में ज्वाइन करा था। तो यहाँ पे आ गया अगस्त। तो अगस्त इज ऑल्सो द फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। A and D are immediate neighbors, यानी कि A और E जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक दूसरे के पड़ोसी होने का मतलब क्या हो गया? A और E के लिए मेरे को 2 बराबर में सीट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि A कहीं पे बैठा है और E कहीं पे बैठा है। A के आसपास जो है E बैठेगा, दोनों पास बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको ध्यान रखना, A and E are immediate neighbors, ठीक है। Neither A nor E has joining dates either in May or August, यानी कि मई और अगस्त में A और E में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा है। मतलब A और E यहाँ पे भी नहीं आएगा और A और E यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। A और E यहाँ पे भी नहीं आया और A और E यहाँ पे भी नहीं आया। इसके बाद उसने क्या दिया है? Neither A nor E is an immediate neighbor of G,
यानी कि जी के आसपास भी ए और ई में से कोई भी नहीं आ सकता है, यानी कि ए और ई यहां पे भी नहीं और ए और ई यहां पे भी नहीं। भाई कुछ मिला, ए और ई अब आपको मिल चुके होंगे। ए और ई के लिए मेरे को दो ऐसी जगह चाहिए, ए और ई के लिए दो ऐसी जगह चाहिए जहां पे दोनों जगह जो है वो पास पास है, यानी कि नेबर्स है, एक दूसरे के नेबर्स बनाने ना। तो मतलब तीन प्लेसेस बची हैं ए और ई के लिए, यहां पे तो नहीं आ सकता है, यहां पे भी नहीं आ सकता है, यहां पे भी नहीं आ सकता है, जी के जगह भी नहीं आ सकता है, और ए और ई में से कोई यहां पे भी नहीं आ सकता है। तो ए और ई के लिए मेरे पास प्लेस बची है तीन, या तो यहां पे या फिर यहां पे या फिर यहां पे। तो इन तीनों में से कौन सी दो प्लेसेस पास पास है? तो ये दोनों प्लेसेस पास पास है, तो ए और ई में से कोई बंदा यहां पे, तो दूसरा बंदा आपको मिल जाएगा यहां पे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मेरे को फिक्स नहीं मिला है कि ए जो है ई के राइट में बैठा है या फिर लेफ्ट में बैठा है, तो दोनों ही केसेस आपको मान के चलने हैं। मतलब ए अगर यहां पे आया तो ई यहां पे आ जाएगा, ए अगर यहां पे आया तो ई यहां पे आ जाएगा, वो हम बाद में चेक करेंगे कहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब यहां से आपने एक चीज जो है ना नोटिस करनी होगी, मतलब मैंने पहले 5 स्टेटमेंट्स को कंबाइन करा है, मैंने पहले 5 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के बाद मेरे को ई और ई की पोजीशन मिली है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको इसी तरीके से हिंट दिया जाएगा। मतलब हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की कुछ स्टेटमेंट को जोड़ के एक लीड बनानी है, एक लीड बनानी है। हमेशा स्टार्टिंग की कुछ स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा ही मिलेगा, उससे बेस कर रहा हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6। अब अगर मैं पूछता हूं तो कितनी स्टेटमेंट जोड़ोगे, अगली वाली कितनी स्टेटमेंट जोड़ोगे? भाई 6 जोड़नी पड़ेगी बिकॉज 6 में जनवरी के बारे में बात चल रही है। 7th भी कंबाइन करनी पड़ेगी बिकॉज 7th में एच और जनवरी के बारे में बात चल रही है। 8th भी कंबाइन करनी पड़ेगी बिकॉज इसमें एच के बारे में बात चल रही है। तो इस वाली 3 स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद अपने दिमाग में लिंक बनाओ कि मेरे को भैया एच और जनवरी निकालना ही निकालना है। मतलब 6, 7, 8 से 6, 7, 8 स्टेटमेंट का यूज करके मेरे को एच और जनवरी निकालना ही निकालना है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोचना है भी। जैसे मैंने पहली 5 स्टेटमेंट को जोड़ के ए और ई निकाला ना, बिकॉज पहली 5 स्टेटमेंट्स में ए और ई के लिए काफी जानकारियां आपको दी गई थी, तो पहली 5 से तो ए और ई मिलना ही मिलना चाहिए भाई, अपने दिमाग में ये आपको बैठाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6, 7 देन 8। 6th में उसने क्या कहा, नीदर ए नॉर ई है जॉइनिंग डेट्स इन जनवरी, यानी कि जनवरी जो है वो यहां पे भी नहीं आ सकता है और जनवरी जो है वो यहां पे भी नहीं आ सकता है। फाइन, इसके बाद उसने क्या बोला, H sits third to the right of the person who joining date is in January, यानी कि जिसने जनवरी में ज्वाइन करा है उसके राइट में थर्ड पर्सन कौन है, H है। तो ये एक मेरे को लिंक मिल चुका है, जिसने जनवरी में ज्वाइन करा है उसके राइट में थर्ड प्लेस पे कौन है, H बैठा है। नेक्स्ट 8th में क्या दिया है, 8th में उसने बोला कि H ज्वाइनिंग डेट इज नॉट इन अगस्त, यानी कि H ने जो है अगस्त में ज्वाइन नहीं करा है, मतलब अगस्त पे H नहीं आ सकता है। फाइन, अब एक बार आपको ट्राई करना है, तो कैसे ट्राई करोगे, इस वाली स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करना है। मतलब जनवरी कहां पे आ सकता है वो आपको चेक करना है, वो आपको ढूंढना है। जनवरी में यहां पे नहीं आ सकता, ए और ई की जगह पे नहीं आ सकता, ए और ई की जगह पे नहीं आ सकता और मई पे नहीं आ सकता, तो बाकी 4 प्लेसेस बची ना। तो जनवरी या तो यहां पे आएगा, या फिर जनवरी यहां पे आएगा, या फिर जनवरी यहां पे आएगा, या फिर जनवरी यहां पे आएगा। अब कौन सा जनवरी ठीक है वो कैसे निकालोगे, जिस जनवरी के सीधे हाथ की तरफ तीसरे नंबर का बंदा एच मिल जाएगा वो वाला जनवरी सही मिल जाएगा। जिस जनवरी के राइट में थर्ड पर्सन एच दिख गया वो वाला जनवरी सही है। एक मैं हिंट दे रहा हूं आपको, ये वाली स्टेटमेंट को यूज करो ना। तो यहां पे अगर मैं इस वाले जनवरी की बात करता हूं, टॉप जो टॉप में जनवरी है, क्या ये वाला जनवरी सही हो सकता है? अगर इस वाले जनवरी के राइट में आप थर्ड पर्सन देखते हो तो राइट ये वाला हुआ ना, 1, 2, 3, यहां पे कौन है, ए और ई में से कोई एक है। यहां पे ए और ई में से कोई एक है, मेरे को कौन चाहिए, एच चाहिए, तो एच तो नहीं मिल सकता है। एच नहीं मिल सकता है तो ये वाला जनवरी भी नहीं हो सकता है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं ये वाला जनवरी लेता हूं तो इस वाले जनवरी के राइट में थर्ड पर्सन 1, 2, 3, यहां पे भी कौन है, ए और ई है, बट मेरे को एच चाहिए, तो एच नहीं मिला, तो ये वाला जनवरी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये वाला जनवरी लेता हूं 1, 2, 3, यहां पे कौन, यहां पे उसने क्या बोला कि अगस्त जहां पर है वहां पे एच नहीं आ सकता है, तो भाई एच तो मिला ही नहीं ना। तो ये वाला अगर जनवरी लोगे तो उसके राइट में थर्ड पर्सन एच पॉसिबल नहीं है, तो ये भी जनवरी गलत हो गया। तो जनवरी कौन सा मिल गया आपको, ये वाला, दिस इज द राइट आंसर। अगर जनवरी ये है तो इसके राइट में थर्ड पर्सन कौन आ गया, 1, 2, 3, एच आ जाएगा यहां पे, यानी कि दिस इज एच। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझनी है, हाउ डिड आई फाइंड एच एट द जनवरी। मैंने जनवरी और एच को कैसे निकाला, इसी तरीके से आपको मैक्सिमम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन निकालने हैं। भाई कहां पे नहीं आ सकता है और कहां पे आ सकता है, जहां पे आ सकता है वहां पे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ये है इसकी पूरी कहानी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 9th में उसने क्या बोला, ओनली 2 people sit between H and the person who joins in July। H और जुलाई के बीच में 2 persons का गैप है, यानी कि 2 सीट्स का गैप है।
तो ऐसे स्टेटमेंट के हमेशा केसेस बनते हैं दो, या भी एच के सीधे हाथ की तरफ भी दो बंदे छोड़ के आपको चेक करना है और एच के उल्टे हाथ की तरफ भी दो बंदे छोड़ के आपको चेक करना है। तो एच के उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं चेक करता हूं तो एक दो यहां पे कौन बैठा है अभी जनवरी वाला, बट मेरे को कौन सा चाहिए अभी जुलाई वाला, तो उल्टे हाथ की तरफ तो नहीं बनी बात, तो राइट में चेक करो, राइट में दो बंदे छोड़ के यहां पे कौन सा आ गया जुलाई, इस तरह का यहां पे आ जाएगा जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट 10th स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, द पर्सन हु जॉइन्स इन फेब्रुअरी, ठीक है, द पर्सन हु जॉइन्स इन फेब्रुअरी सिट सेकंड सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के उल्टे हाथ की तरफ, डी के उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला बंदा कौन सा है जिसने फरवरी में ज्वाइन करा है। तो मैं अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा जो मैंने जनवरी और एच के साथ जो है यूज करा था। तो मतलब डी में आपसे पूछता हूं कहां पे डाल सकते हो आप, भाई डी या तो आ सकता है यहां पे, या फिर डी आ सकता है यहां पे, या फिर डी आ सकता है यहां पे, या फिर डी आ सकता है अगस्त में। भाई अगस्त में तो कोई भी नहीं बैठा है ना अभी तक पर्सन मेरे को अगस्त का नहीं मिला है, तो डी वहां पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस वाले डी पे यानी कि जो मई में मैंने डी डाला है, क्या डी यहां पे सही हो सकता है? अगर मैं डी यहां पे रखता हूं तो इसके उल्टे हाथ की तरफ कौन बैठा है अभी जुलाई, बट मेरे को क्या चाहिए फरवरी, तो ये वाला डी इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहां पे डी रखता हूं तो इसके उल्टे हाथ की तरफ कौन है मई, बट मेरे को कौन सा चाहिए फरवरी, तो ये वाला डी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये वाला डी लेता हूं तो इसके उल्टे हाथ की तरफ कौन सा बंदा है जनवरी वाला, बट मेरे को फरवरी वाला चाहिए, तो ये भी डी पॉसिबल नहीं है। तो डी कौन सा मिल गया आपको अगस्त वाला। अब अगर डी ए है तो फरवरी तो निकाल सकते हो ना भैया, फरवरी कौन सा बन जाएगा, इसके सीधे हाथ की तरफ तो ए और ई है, इसके उल्टे हाथ की तरफ एच है जिसने फरवरी में ज्वाइन करा है, तो ये मेरे को मिल गया इसका महीना, तो फिक्स हो चुका है, तो सर्कल के अंदर डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सी जॉइन्स 1 मंथ बिफोर जुलाई, तो जुलाई से पहले एक महीने का मतलब क्या हो गया अभी जून, जुलाई से पहले एक महीने का मतलब क्या हो गया जून, यानी कि सी ने जो है वो जून में ज्वाइन करा है। तो मेरे को एक ऐसी प्लेस निकालनी है, मेरे को एक ऐसी सीट निकालनी है जिसका अभी तक बंदा भी नहीं मिला है और जिसका अभी तक महीना भी नहीं मिला है। तो ऐसी सीट मिल गई है आपको यहाँ पे, तो सी और जून का पेयर आ जाएगा यहाँ पे, सी और जून का पेयर आ गया यहाँ पे। ये चीज मेरे को 11th स्टेटमेंट से मिल चुकी है। ठीक है, 12th देखते हैं, ई ने जो है अप्रैल के बाद ज्वाइन करा है, ई ने जो है अप्रैल के बाद ज्वाइन करा है। तो अप्रैल के बाद कौन कौन से महीने आते हैं भाई, अप्रैल के बाद आता है मई, अप्रैल के बाद आता है जून, ठीक है, अप्रैल के बाद आता है जुलाई और अप्रैल के बाद आता है अगस्त, सितंबर भी आता है, पर सितंबर तक आपको नहीं जाना है बिकॉज़ अगस्त तक ही महीने दिए हैं। तो अप्रैल के बाद आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, यानी कि जो ई है उसने या तो मई में ज्वाइन करा है, जून में करा है, जुलाई में करा है, या फिर अगस्त में करा है। मई में वो ज्वाइन नहीं कर सकता है बिकॉज ई या तो यहां पर है या फिर ई यहां पर है, मई आपको यहां पे दिया है, तो मे इज नॉट पॉसिबल। क्या वो जून में कर सकता है? जून में भी नहीं कर सकता है, जून में कौन सी है। क्या वो अगस्त में कर सकता है? वो अगस्त में भी नहीं कर सकता है बिकॉज अगस्त में किसने करा है, डी ने करा है। तो ई ने कौन से महीने में ज्वाइन करा है, जुलाई महीने में ज्वाइन करा है। तो अब ये कहानी फिक्स हुई है, अभी ई यहां पे आएगा और ए यहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसने उसके बाद बोल दिया कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड बी, और ई और बी के बीच में खाली एक बंदे का गैप है। तो दोनों तरीके से आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी चेक करना है और राइट हैंड साइड भी चेक करना है। तो ई के लेफ्ट हैंड साइड एक बंदा छोड़ के कौन दिया है, डी दिया है। भाई मेरे को कौन सा चाहिए, बी, तो इसके राइट में एक बंदा छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी मिल गया यहाँ पे, यानी कि बी ने जनवरी में ज्वाइन करा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14th स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि जी ने ए के बाद ज्वाइन करा है। ठीक है, उसने कहा है कि जी ने ए के बाद ज्वाइन करा है। तो कौन कौन से महीने बचे हैं भाई, मेरे को सारे महीने मिल चुके हैं। ठीक है, जनवरी आ चुका है, फरवरी आ चुका है, एक तो बचा है मार्च। ठीक है, एक बचा है मार्च और एक बचा है अप्रैल। तो या तो जी मार्च में करेगा या फिर जी अप्रैल में करेगा। तो कौन सा महीना बाद वाला है भाई, जी ने ए के बाद ज्वाइन करा ना। अगर मार्च में जी करता है तो ए को अप्रैल में करना पड़ेगा, अगर ए मार्च में करता है तो जी को अप्रैल में करना पड़ेगा। तो कौन सा महीना बाद वाला है, अप्रैल वाला महीना बाद वाला है। तो अप्रैल में किसने ज्वाइन करा है, जी ने। ठीक है, अप्रैल में जी ने ज्वाइन करा है और मार्च में किसने ज्वाइन करा है, तो मार्च आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ मिल चुका है। पर्सन्स महीने तो मिल चुके हैं, सारे महीने मिल चुके हैं, पर्सन शायद बचा है। ठीक है, ए आ गया, ए मिल चुका है, बी मिल चुका है, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल चुका है, एफ नहीं मिला है। तो एफ कहां पे आ जाएगा, अभी एक ही प्लेस बची है एफ के लिए। तो ये पूरी कहानी बन चुकी है और मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6-7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर 6-7 मिनट आप लगाते हो, ठीक है, 6-7 मिनट आप लगाते हो तो इट इज अ वर्थ क्वेश्चन, बिकॉज़ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एक बारी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बारी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जॉइनिंग मंथ ऑफ ए। तो ए ने कौन से महीने में ज्वाइन करा है, आंसर क्या बन जाएगा, मार्च। 15th क्वेश्चन में क्या दिया है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु जॉइनिंग मंथ इज फरवरी। जिसने फरवरी में ज्वाइन करा है उसके उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला बंदा कौन सा है, जी हुआ या नहीं हुआ।
चार्ट में देखो ना, चार्ट अगर नहीं बनाया है, चार्ट अगर नोट डाउन कॉपी में नहीं करा है तो वापसी जाके उस चार्ट को नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, 16 देखते हैं। सी के सामने कौन बैठा है? हु सिट्स अपोजिट टू सी? सी के सामने कौन बैठा है? सी के सामने बैठा है ए, तो आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे देखो ना, इसने क्या दिया है? बी ऑप्शन में दिया ए और ए, तो ए और ई नहीं है, बिकॉज मेरे को फिक्स हो चुका था, मैंने फिक्स कर दिया था कि ई कहां पर है और ए कहां पर है। ठीक है, 17 देखते हैं। इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ई एंड जी, ठीक है, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ई एंड जी, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? यानी कि अगर मैं ई की जगह जी को ले आता हूं, जी की जगह ई को लेके जाता हूं, तो एफ के उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला बंदा कौन आ गया? उस केस में आ जाएगा जी इज द राइट आंसर, तो यहां पे आ गया जी। बी ने कौन से महीने में ज्वाइन करा है? जनवरी इज द राइट आंसर। तो आई होप गाइस ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब कैसे क्वेश्चंस को बनाया गया है। ठीक है, मैंने कैसे क्वेश्चंस को बनाया, मैं आपसे पहले भी रिपीट कर रहा था। मेरे से जो इस वाले चैप्टर में आपको लेना है वो अप्रोच लेनी है, वो प्रोसीजर लेना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। फाइन, तो एक बार ही सेम तरीके का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसको खुद से ट्राई करना। डोंट प्ले दिस वीडियो, ठीक है, डोंट प्ले दिस वीडियो अंटिल यू ट्राई। जब तक ट्राई नहीं करा है तब तक इस वीडियो को प्ले मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो अभी हमने करा है उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ मतलब टीम्स दी गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन ये है, क्यू इस कंट्री का कैप्टन है, मतलब दो चीजों में लिंक दिया गया है ना, दो चीजों में लिंक दिया गया है, तो सेम तरीके से आपको अप्रोच करना है। स्टार्टिंग की कुछ स्टेटमेंट को कंबाइन करना था, फिर क्वेश्चन में एक लीड बनानी थी, उस लीड से आगे बढ़ना था। भाई ये है इसका प्रोसेस। ठीक है, तो एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 8 सीट्स बन चुकी हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले स्टेटमेंट उसने क्या बोला, अगर मैं अभी फाइंड करता हूं कि कितनी स्टेटमेंट कंबाइन करके मेरे को क्या क्या निकालना है, तो पहली चार स्टेटमेंट में टी और डब्ल्यू के बारे में काफी जानकारी आपको दी है। सेकंड में भी टी एंड डब्ल्यू दिया है, थर्ड में भी टी एंड डब्ल्यू दिया है, फोर्थ में भी टी एंड डब्ल्यू दिया है। मतलब टी एंड डब्ल्यू के बारे में उसने जो था सब कुछ बोल दिया पहली चार स्टेटमेंट में। तो इसके बाद टी एंड डब्ल्यू के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो हिंट ही नहीं है ना भाई। हिंट नहीं है तो पहली चार से ही आपको टी एंड डब्ल्यू निकालना है। एक चीज दिमाग में घुसा लो अपने, पहले कुछ स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग लीड मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग लीड क्या मिलनी चाहिए कि टी एंड डब्ल्यू की प्लेसेस मेरे को मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, P6 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द श्रीलंकन कैप्टन। तो श्रीलंकन कैप्टन के उल्टे हाथ की तरफ तीसरे नंबर का बंदा P है, तो P आ गया यहाँ पे, P6 एंड श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, और टी और डब्ल्यू के बीच में दो बंदों का गैप है। ये एक और हिंट मेरे को मिल चुका है। फिर थर्ड, नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, मतलब टी एंड डब्ल्यू में से कोई भी पी के आसपास नहीं भटकना चाहिए। तो टी एंड डब्ल्यू यहां पे भी नहीं आ सकते और टी एंड डब्ल्यू यहां पे भी नहीं आ सकते। नीदर टी नॉर डब्ल्यू इज द कैप्टन ऑफ श्रीलंका, यानी कि टी एंड डब्ल्यू में से कोई भी एक बंदा यहां पे भी नहीं आ सकता है। तो मेरे पास टी एंड डब्ल्यू के लिए ये चार प्लेसेस बची हैं, तो चार प्लेसेस में से कौन सी ऐसी दो प्लेस है जिन दो प्लेसेस के बीच में गैप होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने इतनी जल्दी क्या कहा कि टी एंड डब्ल्यू के लिए मेरे पास चार प्लेसेस बची हैं। इन चार प्लेसेस में से आपको ऐसी दो प्लेस ढूंढनी है जिन दो प्लेसेस के बीच में दो प्लेसेस का गैप हो। ऐसी दो प्लेसेस ढूंढनी है इन चार प्लेसेस में से जिनके बीच में दो प्लेसेस का गैप है, 2 सीट का गैप है। तो ऐसी दो प्लेस तो यही वाली बनेगी ना भाई, एक प्लेस ये बन गई, एक प्लेस ये बन गई। इसके अलावा तो दूसरा पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो या तो P यहां पर है, तो W यहां पे बैठ जाएगा। अगर W यहां पर है तो P यहां पे बैठ जाएगा। अगेन वी डोंट नो द पोजीशंस कि W के उल्टे हाथ की तरफ P है या W के राइट में P है। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से स्टार्टिंग के स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। The captain of South Africa sits second to the right of S। ठीक है, कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका sits second to the right of S। इसके बारे में S की जानकारी दी है। 6th में भी S के बारे में कहा गया है, 7th में भी S के बारे में कहा गया है। तो पहली 5th to 7th यानी कि 5th स्टेटमेंट, 6th स्टेटमेंट, 7th स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद मेरे को S मिलना ही मिलना चाहिए भाई।
आपको एक टारगेट सेट करने अभी इतनी स्टेटमेंट को कंबाइन करके ये बंदा ढूंढना है, इतनी स्टेटमेंट को कंबाइन करके ये बंदा ढूंढना है। तो कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, यानी कि एस के राइट में सेकंड प्लेस पे कौन है? भी साउथ अफ्रीका वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ स्टेटमेंट में क्या कहा है कि एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी कि एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यानी कि पी के आसपास जो है वो एस नहीं आ सकता, एस यहां पे भी नहीं आ पाएगा, एस यहां पे भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एस इज नॉट द श्रीलंकन कैप्टन, एस जो है श्रीलंका का भी कप्तान नहीं है, तो एस जो है यहां पे भी नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एक सिंपल वर्डिंग्स में एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एस कहां पे आ सकता है, भाई यहां पे नहीं आ सकता है, यहां पे भी 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 नहीं आ सकता है, तो या तो एस आएगा यहां पे गया या फिर एस आएगा यहां पे। तो जिस एस को यूज करके उसके राइट में सेकंड पर्सन साउथ अफ्रीका मिल गया, वो वाला एस आपके काम का है। तो यहां पे जो है सेवंथ स्टेटमेंट में अगली जो जानकारी दी है, क्या दी है कि पी इज नॉट द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो पी जो है वो साउथ अफ्रीका का भी कप्तान नहीं है, तो साउथ अफ्रीका यहां पे नहीं आ सकता है। अब अगर मैं ये वाला एस मान के चलता हूं तो इस वाले एस के राइट में जो है सेकंड प्लेस पे साउथ अफ्रीका बनना चाहिए था, बट उसने मेंशन कर दिया कि पी इज नॉट द साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका यहां पे नहीं आ सकता है, तो एस यहां पे नहीं आ सकता है। एस यहां पे नहीं आ सकता है तो एस मस्ट बी हियर, एस जो है यही आएगा ना, एक ही प्लेस बची है। तो एस के राइट में थर्ड पर्सन सॉरी एस के राइट में जो सेकंड पर्सन है कौन आ गया? साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका आ जाएगा। तो ये हो गया साउथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो 8th एंड 9th में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातचीत चल रही है, तो दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स एंड श्रीलंकन कैप्टन्स आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, यानी कि श्रीलंका का कप्तान यहां पर है तो ऑस्ट्रेलिया यहां पे नहीं आ सकता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां पे भी नहीं आ सकता है। ठीक है, और उसने बोला है कि वी के उल्टे हाथ की तरफ थर्ड पर्सन कौन है? वो ऑस्ट्रेलिया वाला है। वी के लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड पर्सन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो वी कहां पे आ सकता है वो आपको जानना है। भाई या तो मैं वी डाल सकता हूं श्रीलंका पे, या फिर वी आ सकता है यहां पे। यहां पे तो पी है, वी तो नहीं आ पाएगा, एक के ऊपर एक तो नहीं बैठे। वी आ सकता है यहां पे या फिर वी आ सकता है यहां पे, तो इन चार वी में से कोई एक ही वी सही होगा। अब वो कैसे निकाल लोगे? जिस वी का यूज करके उल्टे हाथ की तरफ थर्ड पर्सन ऑस्ट्रेलिया वाला मिल गया, ऑस्ट्रेलिया मिल गया, तो वो वाला वी आपके लिए सही बन जाएगा। दैट्स ऑल, ये है पूरी कहानी इसकी। तो लेट्स सपोज एक बार ही मान लेते हैं कि वी ये है, तो ये वाला वी लेता हूं तो इसके उल्टे हाथ की तरफ थर्ड पर्सन कौन है? भी साउथ अफ्रीका है, तो ये वाला वी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट केस, अगर मैं ये वाला वी लेता हूं तो इस वाले वी के उल्टे हाथ की तरफ थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन को उसने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, बिकॉज़ श्रीलंका के आसपास नहीं आ सकता है। तो इस वाले वी का यूज करता हूं तो थर्ड प्लेस ये वाली बन रही है जहां पर ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता है, तो ये वाला वी भी रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला वी लेता हूं तो इस वी के उल्टे हाथ की तरफ 1 2 3 श्रीलंका का कप्तान बैठा है, श्रीलंका का कप्तान बैठा है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं बैठ सकता है, तो ये वाला वी भी रॉन्ग हो गया। वी आपको मिल चुका है यहाँ पे। इट इज सो इजी भाई, ठीक है, इट इज सो इजी। नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूं सर, बहुत इजी लग रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं तो सर क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है। तो मेरा दिमाग चुरा लो भाई, इससे आपको सीखना है। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट्स में मेरी सोच लेनी है आपको, मेरे से कुछ नहीं लेना। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे पास एक सोच है, तो मेरे से सोच आपको लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ऑस्ट्रेलिया नहीं मिला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मेंशन नहीं करा, तो वी के उल्टे हाथ की तरफ थर्ड 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फिक्सेस एंड वी फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, उसने बोला द ओनली पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द इंडियन कैप्टन। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द इंडियन कैप्टन। इंडियन कैप्टन और एस के बीच में खाली एक बंदे का गैप बैठा है। ठीक है, एक ही सीट का गैप है। तो ऐसा अगर यहां पर है तो एक बार इसके राइट में चेक करोगे, एक बंदा छोड़ के यहाँ पे तो साउथ अफ्रीका वाला है, इंडियन तो नहीं आ सकता है। इसके उल्टे हाथ की तरफ मस्ट बी इंडियन, तो इंडियन आ जाएगा। यहाँ पे एक बंदा छोड़ के, श्रीलंका छोड़ के इंडियन आ गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट, ये डन। 11th, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स। तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा पढ़ो, इसको सोचो। कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों साथ साथ चाहिए। तो साथ साथ चाहने का मतलब क्या हो गया? अभी यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। ना ऑस्ट्रेलिया वाला आ पाएगा और ना ही ना न्यूजीलैंड वाला आ पाएगा और ना ही पाकिस्तान वाला आ पाएगा। अब यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बिकॉज एक तरफ इंडिया वाला है और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वाला है, तो पाकिस्तान नहीं आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूजीलैंड भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे श्रीलंका, तो वो दो प्लेसेस कौन सी मिल गई? या तो पाकिस्तान यहाँ पे होगा, या फिर न्यूजीलैंड आ सकता है यहाँ पे, या फिर न्यूजीलैंड यहाँ पे आ सकता है, या फिर पाकिस्तान यहाँ पे। फाइन, अब नेक्स्ट लाइन में उसने सब कुछ क्लियर कर दिया। कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर इमीडिएट नेबर्स। 12th स्टेटमेंट में उसने कहा है कि एस इज नॉट द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड टीम।
यानी कि एस न्यूजीलैंड का कप्तान नहीं है तो किसका बचा? पाकिस्तान का। पाकिस्तान यहां पर है तो न्यूजीलैंड फंस गया। फाइन। नेक्स्ट पार्ट 13 only one person sits between Q and the captain of England। Q और इंग्लैंड के बीच में खाली एक ही बंदे का गैप है, ठीक है। Q और इंग्लैंड के बीच में खाली एक ही बंदे का गैप है, तो Q भाई ढूंढते हैं कहां पे डाल सकते हो। यहां पे तो इंडियन पे तो W एंड T है, श्रीलंका पे B है, S यहां पे आ चुका है, T एंड W में से कोई यहां पे आ चुका है। या तो फिर Q आएगा साउथ अफ्रीका में, भाई या तो Q आएगा साउथ अफ्रीका में, या फिर Q आएगा यहां पे, या फिर Q आ सकता है यहां पे। अगर मैं Q यहां पे लेता हूं तो इंग्लैंड बैठा पाओगे या नहीं बैठा पाओगे उसको निकालना है आपको। भाई Q अगर यहां पे लोगे तो एक बंदे का गैप छोड़ के यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया वाला है, एक बंदे का गैप छोड़ के यहां पे भाई पाकिस्तान वाला है, तो Q यहां पे नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे Q लेता हूं तो एक बंदे का गैप छोड़ के यहां पे तो न्यूजीलैंड वाला है, एक बंदे का गैप छोड़ के हाँ यहां पे इंग्लैंड आ सकता है। यहां पे अभी जो है वो इंग्लैंड आप जो है डाल सकते हो, बट दूसरे के साथ भी तो चेक करो ना भाई। Q अगर मैं यहां पे लेता हूं तो एक बंदा छोड़ के यहां पे तो श्रीलंका है, तो एक बंदा छोड़ के यहां पे कौन आ गया? इंग्लैंड। तो यानी कि दीज आर द इंटरचेंजिंग पोजीशंस। Q अगर यहां पे होगा तो इंग्लैंड यहां पे होगा, Q अगर यहां पे होगा तो इंग्लैंड मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। कहानी साफ कर रहा है इसने नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में। 14th स्टेटमेंट में इसने सब कुछ क्लियर कर दिया, जो इंग्लैंड वाला है वो एक्स का पड़ोसी है। तो अगर मैं ये वाला इंग्लैंड देखता हूं तो इसका एक पड़ोसी W और T में से कोई एक बनेगा और एक पड़ोसी P बनेगा। एक्स तो कैसे भी नहीं बन सकता है, तो इंग्लैंड यहां पे तो नहीं आएगा, इंग्लैंड आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्यों नहीं आ सकता है, फिर क्यों आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट पार्ट। Okay, W and Q are not immediate neighbors. W and Q are not immediate neighbors. W and Q are not immediate neighbors मतलब Q तो फिक्स है ही, तो Q के साथ W नहीं आ सकता है, तो W नहीं आ सकता तो कौन आ जाएगा? T यहां पर है तो W आ जाएगा, ठीक है। इसको साफ बना लेना, जो नोटबुक है आपकी उसमें साफ इसको ड्रॉ कर लेना, मैंने रफ में करा है, ठीक है। बट एग्जाम में आपको ज्यादा सफाई पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मतलब बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा था, सर आप तो बोर्ड पे सॉल्व करते हो तो मिटा देते हो, ठीक है, बिना मिटा के सॉल्व कर देते हो, अगर हम कॉपी में सॉल्व करेंगे तो उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो मैंने इसलिए इस स्लाइड में भाई रबड़ का यूज नहीं करा है कि बच्चों को दिखाया जाए कि बिना मिटाए भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सक्यूज में ढूंढा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे कौन कौन बच गया? यहां पे बच गया भाई कौन सी कंट्री बच गई? सर्च इट। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो चुका है, श्रीलंका मिल गया, इंग्लैंड मिल गया, वेस्ट इंडीज बचा है। वेस्ट इंडीज पे कौन आ गया? वेस्ट इंडीज पे आ जाएगा क्यों, तो वेस्ट इंडीज आ गया क्यों पे, तो यहां पे आ जाएगा क्यों, ठीक है। इसके बाद कौन सा बंदा बच गया भाई? P मिल गया, Q मिल गया, R भी मिल चुका है, ठीक है। R नहीं मिला है तो R कहां पे आ जाएगा? साउथ अफ्रीका। R कहां पे आ गया? साउथ अफ्रीका। सॉरी R आ जाएगा इंग्लैंड में, R आ गया इंग्लैंड में। साउथ अफ्रीका में कौन है? कौन सा पॉइंट मिस कर दिया? साउथ अफ्रीका पे एक पॉइंट था ना, एक्स वाला, हाँ एक्स बचा ना, तो उसने कहा था कि इंग्लैंड का पड़ोसी एक्स है, तो इंग्लैंड अगर यहां पर है तो उसका एक पड़ोसी भी है, तो दूसरा पड़ोसी कौन बन जाएगा? एक्स। तो साउथ अफ्रीका में कौन आ गया? एक्स। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी टाइप के मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में बार बार परेशान करेंगे। जो मैंने शीट दी है उसमें इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने हैं, डाउट्स बनाने हैं और मेरे से डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन T एंड द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम T। तो T से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करोगे तो T और इंग्लैंड के बीच में कितने बंदे हैं? एक Q है, एक P है, Q एंड P दो बंदे हैं, तो आंसर क्या आ गया? 2। Who is the captain of Australian team? ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान कौन है? ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान है P। Which of the following is true with the respect of given sitting arrangement? तो R is the captain of South Africa, wrong है, because R is the captain of England. W is an immediate neighbor of V. V का पड़ोसी जो है वो W है, V का पड़ोसी W नहीं है, because उसका एक पड़ोसी P है और एक पड़ोसी S है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर इमीडिएट नेबर्स। हाँ भाई ये वाला सही है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन है? P है, इंग्लैंड का कप्तान कौन है? R है, तो ऑप्शन नंबर सी करें। D और E तो सही होने का सवाल नहीं है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु इज द इंडियन कैप्टन? इंडियन कैप्टन कौन है? T, ठीक है। तो इसी तरीके से इजी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो जो सारा टाइम आपको खर्च करना है सिटिंग अरेंजमेंट में गाइस, वो खर्च करना है एक चार्ट बनाने में, ठीक है। वो एक चार्ट जब तक नहीं बनेगा ना तब तक वो क्वेश्चन जल्दबाजी में मतलब गलत कर सकते हो आप।
चार्ट बनाओ अच्छे से, सारा टाइम जो भी आपको लगाना है वो चार्ट बनाने में लगाना है। ये तो सारे के सारे क्वेश्चन 1 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे 6 के 6, ठीक है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी आपको डाउट रहेगा, ठीक है, रहता है जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com। within 24 hours I will reply back, and thanks a lot for watching me and all the best for your exams guys।